हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल PhysioSaurus। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं रिस्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में। हम लोग वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक सिनॉप्सिस देख लेते हैं कि हम लोग किन किन पॉइंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटाइमोलॉजी, इंट्रोडक्शन, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, स्टेबिलिटी एंड पैथोलॉजीज इन दी एंड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एटाइमोलॉजी के बारे में। सो रिस्ट जो आपका रिस्ट का जो लोकेशन होता है वो बेसिकली इट इज़ द रीजन बिटवीन द फोर आर्म एंड द हैंड। ठीक है, मतलब हाथ और फोर आर्म के बीच के रीजन को हम लोग क्या कह देते हैं, रिस्ट कह देते हैं। और कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब हुआ, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किया है कि कॉम्प्लेक्स में बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपका किसी खास तरह का जॉइंट के मोशन के लिए। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं रिस्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो वैसे स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वैसे ग्रुप ऑफ कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि रिस्ट का मोशन होता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग जितने भी तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं ना वो सारे हम लोग देख लेंगे एक एक करके। तो इसमें 7 पॉइंट्स आता है, जैसे कि बोन्स। अब बोन्स की अगर हम लोग बात करें तो रिस्ट जॉइंट में ऑल टोटल 8 बोन्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जॉइंट्स 3 जॉइंट होंगे, मसल्स 15 होता है, लिगामेंट जो होता है वोलर और डॉर्सल एस्पेक्ट दोनों को अगर हम लोग लेकर के बात करें तो ऑल टोटल 12 लिगामेंट होता है, कैप्सूल्स 2 होता है, बरसा 2 होता है और डिस्क 1 होता है। एक एक करके हम लोग सबका नाम के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जॉइंट्स में आ गया आपका रेडियोकार्पल जॉइंट, मिड कार्पल जॉइंट और इंटरकार्पल जॉइंट। बरसा में आ गया आपका रेडियल बरसा और अल्नर बरसा। ठीक है, और जो डिस्क होता है उसको हम लोग कह देते हैं आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, बोन्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कार्पल में एज यू ऑल नो कि ऑल टोटल 8 बोन होता है, राइट। 4 प्रॉक्सिमल और 4 आपका डिस्टल। बट यहाँ पे जो आर्टिकुलेशन है ना रिस्ट कॉम्प्लेक्स में वो बेसिकली 7 बोन से ही आर्टिकुलेटेड होता है। ठीक है, तो कार्पल 7 हो गया। तो 7 कौन कौन सा हुआ, तो प्रॉक्सिमल सेगमेंट में 3 ही बोन जो होता है वो आर्टिकुलेट करता है, स्केफॉइड, लूनेट और ट्राइक्वेट्रम। और डिस्टल में वो 4 बोन आर्टिकुलेट करता है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हैमेट। अब आप कहेंगे कि 8 बोन था ना ऑल टोटल, तो एक बोन कौन सा आ गया, एक बोन आ गया आपका रेडियस। सॉरी, यहाँ पे गलती से मैंने रेडियस में 7 लिख दिया है, रेडियस आपका एक बोन हो गया। तो 7 कार्पल और 1 रेडियस मिला करके ऑल टोटल आपका 8 बोन हो गया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं मसल्स के बारे में। तो मसल्स में एक आ गया आपका मेन मसल्स जो कि 5 है और उसको असिस्ट करने वाला ऑल टोटल 9 मसल्स होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, दूसरा है आपका फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, तीसरा है पामरिस लॉन्गस, चौथा है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, पांचवा है एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाए, एक्सटेंसर इंडिसिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड देन इन दी एंड एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। बरसा के बारे में हम लोग बात करें तो एक रेडियल बरसा है और दूसरा अल्नर बरसा है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं लिगामेंट्स के बारे में। तो हम लोगों ने बात किया था 2 एस्पेक्ट के बारे में, वोलर और डॉर्सल। डॉर्सल में तो 3 है आपका, डॉर्सल रेडियोकार्पल, एक्सटेंसर रेटिकुलम और डॉर्सल इंटरकार्पल, राइट। लेकिन अगर हम लोग वोलर के बारे में बात करें तो ऑल टोटल 9 लिगामेंट्स होता है इसमें। एक एक करके उसका भी नाम जान लेते हैं। वोलर रेडियोकार्पल, वोलर अल्नर कार्पल, वोलर रेडियो कोलेट्रल, वोलर अल्नो कोलेट्रल, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, स्कैफोल्यूनेट, ल्यूनो ट्राइक्वेट्रल, कैपिटो ट्राइक्वेट्रल और पीसीओ हैमेट। अगर मैं बात करूं फंक्शन के बारे में, फंक्शन ऑफ रिस्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो इसका भी सेम 2 फंक्शन है, मोबिलिटी और स्टेबिलिटी। मोबिलिटी आपका वाइड रेंज ऑफ मोशन जैसे कि टाइपिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ठीक है। और स्टेबिलिटी हो गया आपका वेट बियरिंग एक्टिविटीज़ के लिए जैसे कि कैरिंग लोड वगैरह हो गया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जॉइंट्स में। तो जॉइंट्स में हम लोग 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो हो गया आपका प्रॉपर जो जॉइंट है, ट्रू जॉइंट, राइट। और दूसरा आता है आपका सम अदर स्ट्रक्चर्स, सम अदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे कार्पल टनल और एनाटॉमिकल बॉक्स के बारे में। तो सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं जॉइंट से रिलेटेड। तो सबसे पहला है जॉइंट में ही रेडियोकार्पल जॉइंट। अब देखिए इसमें जो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस होता है ना, प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस आपका बनता है इन्फीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड रेडियो अल्नर डिस्क, राइट। और जो उसका डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस होता है वो आपका बनता है प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ स्केफॉइड, लूनेट एंड ट्राइक्वेट्रम। अगर मैं बात करूं जॉइंट के बारे में तो ये होता है आपका साइनोवियल जॉइंट, और जो इसका वेराइटी होगा वो होता है आपका एलिप्सॉइड टाइप का। मूवमेंट में जहाँ तक की बात रही तो मूवमेंट इसमें 4 होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रेडियल साइड में अगर आप रिस्ट को मूव करेंगे
टुवर्ड्स द रेडियस, तो वो कहलाएगा आपका रेडियल डेविएशन, और ठीक उसका ऑपोजिट अगर अल्ना के साइड में मूव करेंगे तो उसका कहलाता है आपका अल्नर डेविएशन। ठीक है, अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका होता है 2। लूज पैक पोजीशन होगा इसका स्लाइट अल्नर डेविएशन, मतलब कि जब अल्नर डेविएशन को थोड़ा स्लाइटली अगर करेंगे तो वो उसका लूज पैक पोजीशन कहलाएगा। और अगर क्लोज पैक पोजीशन का अगर बात करेंगे तो फुल रेस्ट एक्सटेंशन में करके जब हम लोग रेडियस का रेडियल डेविएशन करते हैं तो वो पोजीशन आपका कहलाता है क्लोज पैक पोजीशन। कैप्सुलर पैटर्न की जहाँ तक की बात है तो कैप्सुलर पैटर्न इसका होता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। दूसरा है आता है आपका मिड कार्पल जॉइंट। ओके, मिड कार्पल जॉइंट का जो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस है वो है आपका डिस्टल सरफेस ऑफ द इंडिविजुअल कार्पल बोन। ठीक है, मतलब हर एक कार्पल बोन का इंडिविजुअल सरफेस, क्योंकि मिड कार्पल जॉइंट है मतलब कि कार्पल और कार्पल के बीच का जॉइंट है ये, इसीलिए एक का प्रॉक्सिमल सरफेस अगर किसी की खास की बात करें हम लोग तो प्रॉक्सिमल सरफेस होगा डिस्टल सरफेस ऑफ इंडिविजुअल जॉइंट, और जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस होगा वो बेसिकली होगा आपका प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ द इंडिविजुअल कार्पल जॉइंट, सॉरी कार्पल बोन। ओके, तीसरा पॉइंट आता है आपका साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट का ये जो वेराइटी है वो आता है आपका प्लेन टाइप का। ठीक है, अगर मैं बात करूं मूवमेंट के बारे में तो इसमें मूवमेंट जो होता है वो असेसरी मोशन होता है। ठीक है, मतलब कि असेसरी मूवमेंट होता है इसमें, कोई स्पेसिफिक कोई फ्लेक्शन या एक्सटेंशन इसमें बोल करके नहीं होता है। ठीक है, हेल्पिंग मूवमेंट एक तरह से आप कह सकते हैं। चूंकि अब इसमें मूवमेंट ही वैसा नहीं है तो इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो नॉन एक्सियल होगा। लूज पैक पोजीशन इसका क्या होगा, स्लाइट फ्लेक्शन विद अडक्शन। क्लोज पैक पोजीशन होगा इसका एक्सटेंशन एंड अडक्शन। ओके, कैप्सुलर पैटर्न जो होता है इसका कैप्सुलर पैटर्न होता है आपका फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ओके, तीसरा आता है आपका इंटरकार्पल जॉइंट। अब इसका जो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस होगा वो होगा आपका लेटरल सरफेस ऑफ इंडिविजुअल कार्पल। ठीक है, अब देखिए इंटरकार्पल जॉइंट और मिड कार्पल जॉइंट इन दोनों में क्या फ़र्क है। मिड कार्पल जॉइंट में था एक का प्रॉक्सिमल सरफेस और दूसरे का डिस्टल सरफेस, राइट। बट इंटरकार्पल में क्या है, एक का लेटरल सरफेस और दूसरे का मीडियल सरफेस। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस क्या होगा, लेटरल सरफेस ऑफ द इंडिविजुअल कार्पल, और डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस क्या होगा, मीडियल सरफेस ऑफ द इंडिविजुअल कार्पल। जॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आएगा आपका साइनोवियल जॉइंट और इसका वेराइटी होगा आपका प्लेन टाइप का। मूवमेंट इसमें अगेन एसेसरी मोशन होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसीलिए नॉन एक्सियल हो जाएगा। लूज पैक पोजीशन इसका स्लाइट फ्लेक्शन होगा, क्लोज पैक पोजीशन दैट विल बी एक्सटेंशन, एंड कैप्सुलर पैटर्न विल बी नन। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो एक आता है आपका कार्पल टनल। कार्पल टनल के नाम से एक बहुत फेमस नाम भी है, एक सिंड्रोम भी है जिसका नाम है आपका कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट में लिख रखा है कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व कॉजेज द कार्पल टनल सिंड्रोम। वाई, क्योंकि मीडियन नर्व आपका पास करता है कार्पल टनल से। ठीक है, तो कार्पल टनल अब बेसिकली है क्या, तो कार्पल टनल एक तरह का बेसिकली रास्ता है। ठीक है, रास्ता है, एक 2 वे रोड है। ठीक है, तो इट इज़ द पैसेज अंडर रेस्ट बिटवीन द पामर सरफेस ऑफ द कार्पल बोन एंड द इनर सरफेस ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ओके, तो बेसिकली क्या है कि रास्ता जो होता है 2 चीज़ों से बना होता है। एक तो नीचे आपका, अब जैसे कि एक टनल को अगर आप इमेजिन करेंगे तो टनल को अगर आप इमेजिन करते हैं तो क्या होता है, बीच नीचे से एक रोड गया होता है, ऊपर से कुछ ढका हुआ रहता है। ठीक है, कर्व नुमा। तो नीचे से जो रोड गया हुआ है ना उसको आप समझ लीजिए वो कार्पल बोन है, और ऊपर से जो ढका हुआ है उसको हम लोग कह देते हैं वोलर लिगामेंट। ठीक है, या फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम क्या है, एक तरह का फ्लेक्सर सीथ है। ठीक है, अब उसी के बीच से क्या क्या पास कर रहा है, आपका मीडियन नर्व पास करता है और जितने भी फ्लेक्सर टेंडेंस है वो पास करता है, और यही मीडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ये एक तरह का ट्रायंगुलर डिप्रेशन है जो कि आपका पोस्टेरो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट में प्रेजेंट होता है। अब ये कब दिखेगा, जब आप थंब का एक्सटेंशन करेंगे और अल्ना का डेविएशन करेंगे तब आपको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स दिखेगा। कंटेंट्स की अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्या क्या होता है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो इसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, रेडियल आर्टरी, रेडियल नर्व एंड सिफेलिक वेन। ठीक है, बाउंड्रीज की अगर हम लोग बात करें कि कैसे बनता है, अगर एनाटॉमिकल बॉक्स का भी तो बाउंड्री होगा ना, तो लेटरल साइड में आपका होता है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। मीडियल साइड में आपका होता है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। फ्लोर, आपका जो फ्लोर होता है उसमें आपका होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस, स्केफॉइड, ट्रेपीजियम एंड फर्स्ट मेटाकार्पल, एंड द रूफ विल बी ऑल स्किन। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। तो जब मूवमेंट जो है ना 3 जॉइंट्स में तो एक ही जॉइंट में मूवमेंट हो रहा था, वो था आपका रेडियोकार्पल जॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ द रेडियोकार्पल जॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
चलिए आ जाइए, मूवमेंट में क्या क्या होता था उसमें, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड अडक्शन। एबडक्शन अडक्शन आपका वो ही हो गया, जो अल्ना की तरफ मूव कर रहा है उसको हम लोग कह देंगे एबडक्शन, और अडक्शन हो गया आपका रेडियस के साइड में मूव कर रहा है, मतलब कि अल्नर डेविएशन विल बी एबडक्शन एंड द रेडियल डेविएशन विल बी एडक्शन। अगर मैं बात करूं एक एक करके सभी मूवमेंट्स के बारे में, तो फ्लेक्शन वाला जो मूवमेंट होता है और जो एक्सटेंशन वाला जो मूवमेंट होता है, ये दोनों फ्रंटल एक्सिस और सजाइटल प्लेन में होता है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि फ्लेक्शन में जो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स होगा उसमें क्या होता है कि कार्पल का जो बोन होता है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है, ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन में क्या होगा, इसका कंप्लीटली अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कार्पल विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। रेंज ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करें तो फ्लेक्शन का रेंज ऑफ मोशन 0 डिग्री टू 90 डिग्री होता है, लेकिन एक्सटेंशन का थोड़ा उससे कम होता है, ठीक है, तो 0 डिग्री टू 70 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है। ऑर्थोकाइनेमेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कन्वेक्स सरफेस आपका मूव कर रहा है कनकेव सरफेस पे, इसी कारण से जो ग्लाइडिंग होता है वो ऑपोजिट हो जाता है, इसीलिए ग्लाइडिंग मैंने यहाँ पे ऑपोजिट लिखा है फ्लेक्शन के केस में, लेकिन ग्लाइडिंग एंटीरियर हो जाएगा एक्सटेंशन के केस में। अब अगर हम लोग बात करें एबडक्शन और अडक्शन के बारे में, तो ये दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट होता है, मतलब कि ये दोनों होगा आपका सजाइटल एक्सिस और फ्रंटल प्लेन में, ठीक है। एबडक्शन में आपका कार्पल मूव करता है अल्ना की तरफ और एडक्शन मूव करता है कार्पल आपका रेडियस की तरफ। अब जो अल्ना का जो रेंज ऑफ मोशन है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जो अगर कार्पल रेडियस की तरफ मूव कर रहा है तो उसका रेंज ऑफ मोशन थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो कितना होता है, तो एबडक्शन में जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो होता है आपका 0 डिग्री टू 40 डिग्री, लेकिन जो अडक्शन वाले केस में क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन 0 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज तक ही होता है। ग्लाइडिंग जो होगा टुवर्ड्स द रेडियल साइड में होगा इन द केस ऑफ एबडक्शन, क्योंकि कंप्लीटली ऑपोजिट हो रहा है ना, और ग्लाइडिंग जो होता है दैट विल बी इन द अल्नर डायरेक्शन इन केस ऑफ अडक्शन, ओके। अब आ जाइए आप काइनेटिक्स के बारे में। तो काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो मूवमेंट हो रहा है उसका कारण क्या क्या है, ठीक है। तो उसका कारण है दो आपका, एक होता है आपका मसल्स और दूसरा होता है आपका लुब्रिकेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मसल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि फ्लेक्शन में कौन कौन सा मसल हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो फ्लेक्शन में आपको हेल्प करता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पामरिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। तो ये सारे मसल्स जो हैं वो फ्लेक्शन में आपका हेल्प करते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सटेंशन के बारे में, तो एक्सटेंशन में आपका कौन कौन सा मसल्स हेल्प करता है, जितने भी एक्सटेंसर मसल्स हैं वो सारे के सारे आपको एक्सटेंशन में हेल्प करेंगे। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, फिर आता है आपका इसी का उल्टा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, फिर आता है आपका एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, फिर आता है आपका एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, एक्सटेंसर इंडिसिस एंड देन इन द एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। आगे बढ़िए, जो एबडक्शन और एडक्शन है वो कौन कौन सा मूवमेंट, मतलब कि कौन कौन सा मसल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एबडक्शन के लिए फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। तो ये पांचों मसल्स आपके काम करते हैं एबडक्शन के लिए, और जब एडक्शन करता है आपका रेस्ट, तब आपका हेल्प करता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। अब आ जाइए आप, सॉरी यहाँ पे ना मैंने लुब्रिकेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बताया। अब लुब्रिकेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आएगा कि लुब्रिकेटिंग स्ट्रक्चर्स में आता है आपका हाइलिन कार्टिलेज हो गया, साइनोवियल जो मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, लिगामेंट्स आ गए, वो सब सारे आ गए आपके लुब्रिकेटिंग स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, बर्सा हो गया, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी उसी में। चलिए स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्टेबिलिटी में दो फैक्टर्स आपका इन्वॉल्व है, एक तो है बोन और दूसरा है लिगामेंट। लिगामेंट के बारे में हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं, बोन के बारे में अभी देख लेते हैं। बोन में क्या है कि कनकेव इन्फीरियर सरफेस ऑफ रेडियस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द कन्वेक्स अरेंजमेंट ऑफ द कार्पल। अब देखिए कार्पल का जो शेप होता है ना वो बेसिकली कन्वेक्स होता है, ठीक है, और जो रेडियस का जो इन्फीरियर सरफेस है, मतलब कि जो डाउन वाला जो सरफेस है, ठीक है, वो आपका बेसिकली कनकेव होता है। तो ये दोनों आपस में आर्टिकुलेट करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं लिगामेंट के बारे में। तो सबसे पहला है आपका वोलर एक्सट्रिंसिक लिगामेंट, ठीक है। वोलर एक्सट्रिंसिक लिगामेंट में सबसे पहला लिगामेंट आ गया आपका वोलर रेडियो कार्पल लिगामेंट। अब इसका 3 फाइबर होता है, कौन कौन सा, रेडियो स्कैफोल्यूनेट,
रेडियो स्कैफो कैपिटेट और रेडियो लूनेट। दूसरा आता है आपका वोलर एक्सटेंसिक में ही वोलर अल्नो कार्पल लिगामेंट, ठीक है। फिर आता है आपका रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट, अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट, और इन दी एंड आता है आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो कि 2 फाइबर से बना होता है, पामर कार्पल और ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट से, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने क्या बात किया, पहले हम लोगों ने बात किया वोलर एक्सटेंसिक के बारे में, ठीक है, जिसमें कि आ गया आपका 5 लिगामेंट, ठीक है। फिर दूसरा बात कर रहे हैं हम लोग वोलर इंट्रिंसिक लिगामेंट में, जिसमें कि 3 लिगामेंट आता है आपका, स्कैफोलूनेट, लूनो ट्राइक्वेटल, पीसियोहेमेट और कैपिटो ट्राइक्वेट्रल, ओके। फिर तीसरा जो है वो आता है आपका डॉर्सल एक्सटेंसिक लिगामेंट, जिसमें कि 2 लिगामेंट आता है, डॉर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम लिगामेंट। और जो सबसे लास्ट है वो है आपका डॉर्सल इंट्रिंसिक लिगामेंट, जिसमें आता है आपका डॉर्सल इंटरकार्पल लिगामेंट। अब आ जाइए हम लोग पैथोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। पैथोलॉजी में हम लोग 5 पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्पल टनल सिंड्रोम, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कोल्स फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर और देन इन दी एंड गैंग्लियन सिस्ट। क्या होता है कार्पल टनल सिंड्रोम? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया था कि मीडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण क्या होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। तो इट इज़ द एबनॉर्मैलिटी ऑफ द रिस्ट जॉइंट इन विच पेन, टिंगलिंग सेंसेशन एंड वीकनेस ऑफ हैंड इज पर्टिकुलरली सीन इन द थंब, इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए मीडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण पेन देखने को मिलेगा, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा या वीकनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये बेसिकली रिस्ट के बाद जहाँ पे भी आपका मीडियन नर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आप कहेंगे कि मीडियन नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो मीडियन नर्व के ऊपर हम लोगों ने पहले भी वीडियो बना चुका है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट एक नॉर्मली जान लीजिए कि वो थंब में आपका डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंडेक्स फिंगर में डिस्ट्रीब्यूट करता है और हाफ ऑफ द मिडिल फिंगर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी लेटरल हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब ये पे एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो आपका कंप्रेशन हो रहा है वो कहाँ पे कंप्रेशन होता है, तो ये कंप्रेशन होता है आपका बेसिकली फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के पास, जो कि आपका एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट में प्रेजेंट होता है। दूसरा आता है आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, नाम ही पड़ा है ग्रीन स्टिक, ठीक है। ग्रीन स्टिक बेसिकली नाम पड़ा है आपका, कोई नया नया जब ब्रांच या स्टेम खिलता है तो वो हरा होता है, कच्चा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जब आप उसको तोड़ेंगे तो वो टूटेगा नहीं, वो मुड़ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर ऑफ रेडियस, ठीक है, जिसमें कि वो कम्प्लीटली टूटता नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बुला देते हैं। तीसरा आता है आपका कोल्स फ्रैक्चर, ठीक है। अब कोल्स फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर एक ही चीज़ है बट कम्प्लीटली ऑपोजिट चीज़ है, ठीक है दोनों फ्रैक्चर आपका फ्रैक्चर ऑफ द लोअर एंड ऑफ रेडियस ही, ठीक है। लेकिन एक में क्या होता है, जो फ्रैक्चर पार्ट होता है वो पोस्टीरियरली अगर डिस्प्लेस कर जाएगा तो उसको हम लोग कह देंगे कोल्स फ्रैक्चर, और यही अगर फ्रैक्चर्ड वाला पार्ट अगर एंटीरियरली डिस्प्लेस हो जाए तो उसको हम लोग कह देंगे स्मिथ्स फ्रैक्चर। आगे इन दी एंड आता है आपका गैंग्लियन सिस्ट। अब ये क्या होता है, तो इट इज़ द लोकलाइज्ड स्वेलिंग ऑन द डॉर्सम ऑफ रिस्ट, ठीक है। तो लोकलाइज्ड स्वेलिंग है किस जगह पे, डॉर्सम ऑफ द रिस्ट पे, ठीक है, ड्यू टू रिपीटेटिव स्ट्रेस ऑन द रिस्ट जॉइंट। क्यों होता है ये, बार बार अगर स्ट्रेस पड़ता है रिस्ट जॉइंट पे तो उसके कारण लोकलाइज्ड स्वेलिंग हो जाता है डॉर्सम ऑफ द रिस्ट में, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो एक लाइन में पैथोफिजियोलॉजी है इसका कि रिपीटेटिव स्ट्रेस लीड्स टू डिजेनरेशन ऑफ जॉइंट कैप्सूल। बार बार स्ट्रेस पड़ेगा तो उससे क्या होगा कि जॉइंट कैप्सूल का डिजेनरेशन होने लगता है, जिसके कारण साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो जॉइंट कैविटी से बाहर आने लगेगा और गैंग्लियन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा पैथोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।